अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। और ये स्पेसिफिक सवाल जो है वो डिसीजन मेकिंग के टॉपिक से पर्टेन करता है। डिसीजन मेकिंग आपने करनी है। डिसीजन मेकिंग का एक टॉपिक ऐसा है कि जिससे पहले आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का सवाल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस जहन उस वक्त एग्ज़ाम में चल जाए, ये चीज़ है। और डिसीजन मेकिंग के सवालात जितने ज़्यादा या पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने ज़्यादा सवालात आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपका दिमाग आपके एग्ज़ाम हॉल में आपका साथ देगा। और इस स्पेसिफिक पेपर के सवालात का कोई फॉर्मेट नहीं होता, उसी वक्त आपने जहन लगाकर बात को सोचना होता है, सही से इंटरप्रेट करना होता है। चलें जी, कोशिश करेंगे कि हमसे ये पूरा सवाल बआसानी सॉल्व हो जाए। इसको डिस्कस करते हैं। लिखता है क्रिम्सन इंटरप्राइजेज लिमिटेड CEL मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। A99 by assembling three components X, Y and Z, all of which are currently produced internally. कंपनी A99 मैन्युफैक्चर कर कर बेचती है। A99 जो है उसको बनाने के लिए तीन चीज़ों को असेंबल करा जाता है, जोड़ा जाता है। एक्स वाई और जेड वो तीन चीज़ें हैं। ऑल ऑफ विच आर करेंटली प्रोड्यूस्ड इंटरनली, यानी कि ये भी इंटरनली प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि कंपनी एक्स बनाती है, फिर वाई बनाती है, फिर जेड बनाती है। इन तीनों पुर्जों को जोड़कर A99 बनाती है और बेचती है। Each unit of product A99 requires 2 units of X, 4 units of Y and 5 units of Z। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो लिखा हुआ है ना, वो जो आप पढ़ रहे हैं ना वो कहीं लिख लें, उसकी कोई डायग्राम बनाने की कोशिश कर लें। तो भाई मैंने ये डायग्राम बना दी। कंपनी एक्स वाई और जेड खुद बनाती है, ये याद रखिएगा। ये रॉ मटेरियल है A99 के लिए, लेकिन ये ऐसे रॉ मटेरियल है जो खुद बनाए गए हैं। जब A99 बनाना होता है तो एक्स के 2 यूनिट, वाई के 4 और जेड के 5 यूनिट्स की ज़रूरत होती है। इन यूनिट्स को जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है और A99 बना लिया जाता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड बाय द CELs अकाउंटेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 2025 का। सेल्स के यूनिट्स दिए हुए 1 मिलियन, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ। सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस कैसे आएगी भाई? 1 मिलियन यूनिट्स है ना, तो 6 जीरोस कैंसिल कर देते हैं, 3 जीरो ऊपर कॉमन के लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली 1300 मिलियन है। तो 6 जीरोस कैंसिल होंगे तो सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट होगी वो 1300 हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट एक्स, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट वाई, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट जेड। यानी कि ये जो सेल्स करी है ना, आपने जो यूनिट्स बेचे हैं, आपने यूनिट किस चीज के बेचे होंगे? आपने यूनिट बेचे होंगे A99 के। ये जो आपने सेल्स करी है ये A99 की करी है, लेकिन A99 कैसे बनता है? उसमें एक्स लगता है, वाई लगता है और जेड लगता है और उसको असेंबल किया जाता है। तो इसके खर्चों में कुछ एक्स का खर्चा है, कुछ वाई का खर्चा है, कुछ जेड का खर्चा है और कुछ इसकी असेंबली की अपनी कॉस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मार्केटिंग सेलिंग एंड अदर कॉस्ट में से 20% वेरिएबल है और 80% फिक्स्ड होगी। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 380 मिलियन है, 76 मिलियन इसमें से वेरिएबल है और 380 में से 80% यानी कि 304 मिलियन जो है वो फिक्स्ड है। जो समझ आया वो करते चले गए ताकि हमें आसानी हो। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद ब्रेकअप ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर असेंबलिंग कॉस्ट्स। अब जो ऊपर कंपोनेंट्स है ना, उन कंपोनेंट्स की वैल्यूज का ब्रेकअप दिया हुआ है और असेंबली कॉस्ट का भी ब्रेकअप दिया हुआ है। देखिए मैच कर रहा है। ऊपर लिखा हुआ था कि एक्स जो है वो 1,20,000 रुपये 120 मिलियन में बनता है। अब वो 120 मिलियन में जो एक्स बनता है उसमें क्या लगता है? उसमें रॉ मटेरियल लगता है, उसमें लेबर लगता है और उसमें फैक्ट्री के ओवरहेड्स लगते हैं, जिसमें से 60% वेरिएबल है यानी कि 40% फिक्स्ड है। ठीक है जी। एक्स की कॉस्ट है, वाई की कॉस्ट है, जेड की कॉस्ट है और असेंबली की कॉस्ट है, यानी कि ऊपर वाली ही कॉस्ट को ब्रेक किया हुआ है। ऊपर वाली ही कॉस्ट को ब्रेक किया हुआ है। आप देखिए ऊपर जो P&L में कॉस्ट थी उसका
मजीद डिटेल दी हुई है। प्रोजेक्शंस फॉर द ईयर 2026, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 4%। अच्छा, अगले साल की सेलिंग प्राइस से 8% से इंक्रीज हो रही है, पिछले साल की सेलिंग प्राइस को 1.04 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 5%। रॉ मटेरियल जो भी होगा उसकी कॉस्ट पे 5% का इजाफा आएगा, 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर की जो पर आवर वेजेस होगी 1.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को 1.06 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को 1.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मार्केटिंग सेलिंग एंड अदर कॉस्ट को 1.09 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। ये अगर अगले साल की तरफ हम जाएंगे तो होगा ऐसा। अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, ACL is currently operating at full labor capacity। अब ये आ गया कंस्ट्रेंट। यहां पर आपका ये पहला इशारा है कि कंपनी 100% कैपेसिटी पर काम कर रही है और ये लेबर आवर्स लिमिटेड होंगे और इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब यहां से मुझे ये समझ में आ जाता है कि मुझे लेबर आवर्स कैलकुलेट कर ही लेने चाहिए। ठीक है, ये यहां से ये बात समझ में आती है कि लेबर आवर्स की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। Due to this capacity constraint, ACL supply chain department has entered into negotiations with an external supplier who has offered to supply component X at a price of rupees 100 per unit। क्योंकि लेबर के आवर्स लिमिटेड है, लेबर की कैपेसिटी लिमिटेड है, लेबर जितने घंटे काम कर रहा है वो फुल 100% उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, तो कंपनी ने या कंपनी के सप्लाई चेन डिपार्टमेंट ने किसी एक्सटर्नल सप्लायर को ढूंढा है जो बोलता है कि हम आपको कंपोनेंट एक 100 रुपये पर यूनिट में बनाकर दे देंगे, आप हमसे खरीद लें। ठीक है, तो अगर मैं कंपोनेंट एक्स उससे खरीदूंगा तो फायदा क्या? फायदा ये कि लेबर फारिग हो जाएगा। जितने घंटे एक्स पर लग रहे हैं लेबर के, अब वो नहीं लगाने पड़ेंगे। तो क्या? तो वो जो घंटे एक्स पर नहीं लगाने पड़ेंगे उससे मैं वाई और जेड की मजीद प्रोडक्शन कर सकूंगा। तो क्या A99 के ज्यादा यूनिट शायद बिक सके, ऐसा हो सकता है। Management believes that if component X is purchased externally, the labor hours currently used in its production can be reallocated to increase the production of other components and the assembling of product A99। ऐसा ही लिखा हुआ है। वो ये कह रहा है कि यार क्यों ना हम X बाहर से मंगवा लें, और जब X बाहर से मंगवाएंगे तो लेबर जो है उनके आवर्स जो हैं वो थोड़े से फारिग हो जाएंगे और वो जो फारिग घंटे होंगे वो हम यूज कर लेंगे दूसरे कंपोनेंट्स बनाने के लिए, यानी कि वाई और जेड बनाने के लिए और प्रोडक्ट की असेंबली के लिए, और उसकी वजह से हम A99 के ज़्यादा यूनिट्स बना सकेंगे और जब ज़्यादा यूनिट्स बना सकेंगे तो शायद ज़्यादा कमा लेंगे। रिक्वायर्ड ए असेस वेदर ACL शुड मैन्युफैक्चर कंपोनेंट एक्स इंटरनली और परचेज इट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। कंपनी को क्या करना चाहिए? और अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ से सवाल शुरू हो रहा था। सवाल ने जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया वो 2025 का दिया। फिर उसने प्रोजेक्शंस इसलिए दी क्योंकि ये 2025 तो गुजर चुका है, जो काम होना था वो हो गया। हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है और हमें ये बताना है कि 2026 वाला जो साल होगा, क्या इसमें जैसा हम 2025 में करते आ रहे हैं यानी कि एक्स खुद बनाएं, ये काम कर लें, या क्या हम एक्स बाहर से खरीद लें और उसके जो घंटे बचेंगे उससे मजीद A99 की प्रोडक्शन कर लें। यानी कि हमें नंबर 1 नंबर 2 दो वर्किंग्स करनी होंगी। इन दोनों वर्किंग्स में क्या करेंगे? हम अपनी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे और जिसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, ऑप्शन 1 की ज़्यादा है तो ऑप्शन 1, और ऑप्शन 2 की ज़्यादा है तो ऑप्शन 2 पर चले जाएंगे। 15 मार्क्स का ये सवाल है। बी में लिखते हैं डिस्कस 3 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट ACL शुड कंसिडर व्हाइल मेकिंग द डिसीजन इन पार्ट ए अबव। यानी कि अगर आप किसी और सी चीज़ें खरीदते हो तो उसके नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर 1 क्वालिटी, आप उस पर डिपेंड करते हो। नंबर 2 डिलीवरी टाइम, वो लेट डिलीवरी करे तो आपको वेट करना पड़ता है। नंबर 3 डिपेंडेंस, आपकी उस पर डिपेंडेंस हो जाती है। नंबर 4 आप अपनी एक्सपर्टीज खो बैठते हो सकता है कि अभी आज मेरे पास ऐसे वर्कर्स हों जो कंपोनेंट एक्स आराम से बनाते हो, लेकिन अब अगर मैं सप्लायर से खरीदूंगा तो वो नहीं बनाएंगे, और वो जब नहीं बनाएंगे तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़े टाइम में मेरी कंपनी में एक्स कंपोनेंट बनाने वाले कोई वर्कर ही ना हो, किसी के पास वो स्किल ही ना हो, और दोबारा से
जब मुझे एक्स अगर खुद बनाना पड़ेगा तो मुझे इस तरह के वर्कर्स बाजार से हायर करने पड़ेंगे। तो मुख्तलिफ इस तरह के नॉन फाइनेंशियल बातें लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को करें पॉज और इस सवाल को 2 से 3 बार दोबारा से रीड करें, कम से कम 2-3 बार दोबारा से रीड करें। चलिए जी, आई होप कि इस सवाल को आपने दोबारा से 2-3 बार रीड किया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें ये करना है, हमें देखना है कि भाई एक्स को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स इस्तेमाल होते थे, और अगर यही लेबर आवर्स हम वाई जेड और अदर और जो असेंबली है उस काम पर लगा दें और हम एक्स बाहर से ख़रीद लें तो क्या होगा, कितने ज़्यादा यूनिट्स बना सकेंगे। हम अगर अपनी वर्किंग्स देखें तो पहली वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि अभी कंपनी कितने यूनिट्स बनाती है, 1 मिलियन, है ना। तो इसका मतलब ये जो आपको कॉस्ट दी हुई है कितने यूनिट्स की है, 1 मिलियन की है ना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि A99 का एक यूनिट जो है ना, A99 का एक यूनिट बनाने के लिए कितने एक्स के, वाई के, जेड के और असेंबली के आर्स लगते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम जो है वो हेडिंग डाल लेते हैं एक्स, वाई, जेड और कंपोनेंट। ठीक है जी, एक्स, वाई, जेड और असेंबली, सॉरी। अच्छा, लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स कैसे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स के लिए ये 40 मिलियन का अमाउंट है डिवाइडेड बाय आर्ली रेट जो कि 200 है। सो 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 200, ये आता है 200,000 आवर्स, 2 लाख घंटे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक्स बाहर से खरीदूंगा, अगर मैं एक्स जो है वो सप्लायर से परचेज करूंगा, अगर मैं एक्स खुद नहीं बनाऊंगा तो 2 लाख घंटों की सेविंग हो जाएगी। अच्छा, वाई जेड और असेंबली के कितने घंटे लगते हैं, अगेन 56,000 को 200 से डिवाइड करते हैं, 56 मिलियन है एक्चुअली, 280, 2,80,000 घंटे। जेड के 60 मिलियन है, 200 से डिवाइड करते हैं, 3 लाख घंटे। और असेंबली जो है वो 84 मिलियन है, 200 से डिवाइड करते हैं तो 4,20,000 घंटे। ये अभी लेबर के आवर्स लग रहे हैं। इसका मतलब लेबर के टोटल आवर्स कितने लगते हैं, 2 लाख, 280, 3 लाख और 420। और इसमें कितने यूनिट्स बनते हैं, 1 मिलियन यूनिट्स बनते हैं। यानी कि अगर मैं पर यूनिट आवर्स निकाल लूं, पर यूनिट लेबर आवर्स या लेबर आवर्स पर यूनिट, तो मैं सबको 1 मिलियन से डिवाइड करूंगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 0.2 आएगा, ये 0.28 आएगा, ये 0.3 आएगा और ये 0.42 आएगा। अब गौर से ये सोचें कि अगर मैं एक्स बाहर से सप्लायर से ख़रीदूंगा तो 2 लाख घंटे बच जाएंगे। पहली चीज़, एक्स आप खुद नहीं बनाओगे, एक्स आप बाहर से खरीदोगे, तो जो 2 लाख घंटे एक्स पर लगते थे अब वो भी नहीं लगेंगे। लेबर 2 लाख घंटे फारिग बैठा हुआ होगा जिसमें आप उससे वाई बनवा सकते हो, जेड बनवा सकते हो, ये यूनिट को असेंबल करवा सकते हो, ठीक है जी। लेकिन वो एक्स से हट जाएगा। जब ये एक्स से हटेगा तो सवाल ने ये कहा था कि ये वाले घंटे वाई जेड कंपोनेंट बनाने में और असेंबली बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, अगर एक A99 के यूनिट की बात करें, मुझे अगर एक A99 का यूनिट बनाना हो और एक्स में बाहर से खरीद रहा हूँ, एक्स में बाहर से खरीद रहा हूँ और A99 का एक यूनिट बना रहा हूँ, तो मुझे 0.28 प्लस 0.3 प्लस 0.42, 0.28, 0.3 और 0.42 एक घंटा चाहिए। बात को समझ रहे हैं आप। अगर मैं एक्स बाहर से खरीद लूँ तो अब मुझे वाई बनाना होगा, 0.28 आवर्स में बनेगा। जेड बनाना होगा, 0.3 आवर्स में बनेगा। असेंबली करनी होगी, 0.42 आवर्स में हो जाएगी। यानी कि अगर मैंने एक्स बाहर से ख़रीदा है तो मुझे एक A99 बनाने के लिए लेबर का 1 घंटा जो है उसकी ज़रूरत है, 1 घंटे की बस। 1 घंटे में एक ए बन जाएगा।
अभी कितना लग रहा था? अभी 1.2 आवर्स लग रहे थे। क्यों? क्योंकि एक्स भी बनाना है, वाई भी बनाना है, जेड भी बनाना है, असेंबल भी करना है, चारों के आवर्स ऐड करो। लेकिन अगर मैं एक्स बाहर से लेता हूं तो फिर वाई बनाना है, जेड बनाना है और असेंबल करना है, इसका 1 घंटा लगता है। अब अगर मैं एक्स बाहर से खरीदता हूं तो 2 लाख घंटे की सेविंग है, 2 लाख घंटे बच जाएंगे मेरे। एक्स तो बाहर से खरीद रहा हूं तो एक्स पे लगने वाले लेबर आवर्स बच जाएंगे। और इन 2 लाख घंटों में मैं वाई जेड और असेंबली वाला काम अगर A99 पे करवाऊंगा तो 1 घंटे में एक ए तैयार होता है, तो 2 लाख घंटों में 2 लाख A99 तैयार हो जाएंगे। यानी कि एक्स के बाहर से खरीदने की वजह से, एक्स को बाहर से खरीदने की वजह से क्या होगा? अभी आप 1 मिलियन A99 बना रहे हो ना, अगले साल आप दो काम कर सकते हो। या तो जिस तरह से अभी चल रहा है वैसे ही चलने दो, यानी कि एक्स भी खुद बनाओ, वाई भी खुद बनाओ, जेड भी खुद बनाओ और असेंबली भी खुद करो। इस केस में आप A99 के 1 मिलियन यूनिट बनाकर बेच सकोगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि वाई खुद बनाओ, जेड खुद बनाओ और असेंबली खुद करो, लेकिन एक्स बाहर से खरीद लो, तो ये 1 मिलियन तो बना ही सकते हो। जो 2 लाख घंटे बचेंगे उसमें 2 लाख A99 के मजीद यूनिट्स बनेंगे, यानी कि मैं 1.2 मिलियन A99 के यूनिट्स बना सकूंगा। और जब ये ज़्यादा यूनिट बनाऊंगा, ज़्यादा यूनिट्स बेचूंगा, ज़्यादा यूनिट्स बेचूंगा, तो शायद मैं ज़्यादा ही कमा रहा हूँगा। ठीक है जी। तो ये हमारी पहली अंडरस्टैंडिंग है, पहली वर्किंग हो गई। अच्छा भाई, ये करना है। अब सवाल ने आपको दो वर्किंग्स करने को बोला था। सवाल ने आपको बोला था कि अगर हम खुद बनाते हैं तो खर्चा बताओ या क्या कमाई होगी, और अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो क्या होगा, और उस हिसाब से मुझे बताओ इन दोनों में से बेस्ट क्या है। तो हमें दो P&L बनाने हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा कंट्रीब्यूशन तक, फिक्स कॉस्ट छोड़ दें, फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट है, दोनों केसेस में सेम है। हम 1 मिलियन यूनिट्स का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे कंट्रीब्यूशन तक, यानी कि सेल्स रेवेन्यू माइनस सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट। देखेंगे कि यहां पर क्या कंट्रीब्यूशन आती है। दूसरा, हम 1.2 मिलियन यूनिट्स का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये जो 1.2 मिलियन यूनिट्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसमें भी सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट कर माइनस कर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि किसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। सर आपने इतनी आसानी से कैसे बोल दिया? देखो, बहुत सारे सवाल जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक आपके ग्रिप में आएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सवाल कहाँ से शुरू करना। लेकिन कॉमन सेंस या लॉजिक के साथ साथ मैं चलता गया। कोई फिक्स फॉर्मेट तो था नहीं, लेकिन लॉजिक के साथ मैंने सोचा कि अच्छा सवाल मुझसे ये बात पूछ रहा है तो ये नहीं करूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, फिर क्या करूंगा उससे ये करूंगा। और फिर मैंने देखा कि A99 के कितने यूनिट्स बन सकते हैं। अब जो 2026 के आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं, उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इन्फ्लेशन के रेलेवेंट रेट्स हैं उनको आप अकाउंट फॉर कर रहे हो। यानी कि लेट से ये ऑप्शन ए है, इसको ए कह देते हैं, और ये ऑप्शन बी है। तो आपने दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाने हैं, एक ऑप्शन ए का और एक ऑप्शन बी का। ऑप्शन ए का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो यूनिट्स 1 मिलियन होंगे। सेल्स रेवेन्यू अगर मैं लिखूं, होगा क्या इस कंडीशन के हिसाब से? सेलिंग प्राइस में 4% का इजाफा है। अगर सेलिंग प्राइस में 4% का इजाफा है तो आप पिछले वाले, बाकी यूनिट्स तो सेम है ना, यूनिट्स तो सेम है, तो आप 1300 000 को ही 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1820 000 आता है। ठीक है। फिर इसी तरह से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्स की कॉस्ट, वाई की कॉस्ट, जेड की कॉस्ट और असेंबली की कॉस्ट को माइनस कर दो। जब ये सारा काम करोगे तो आपके पास ए ऑप्शन का, ये ए ऑप्शन हम कर रहे हैं, ए ऑप्शन का कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है ना वो आ जाएगा। ठीक है। फिक्स कॉस्ट वाला एरिया हम ले नहीं रहे। चाहो तो प्रॉफिट तक बना दो, दोनों की फिक्स कॉस्ट तो सेम होगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन से ही आपका फैसला हो जाएगा, जिसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो आप ऑप्ट करोगे। अब अगर हम कंपोनेंट एक्स की तरफ आते हैं, ए ऑप्शन ये कि हम एक्स खुद बनाएं, उस केस में हम एक्स बनाएंगे, और एक्स अगर बनाएंगे तो ये मौजूदा एक्स का खर्चा है। बट नया एक्स का खर्चा ये नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 5%, यानी कि इस पर आपने 5% का इम्पैक्ट लेना। वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर 10%, यानी कि जो लेबर की कैलकुलेशन करोगे उसको 10% से इंक्रीज करना है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 6%, अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम नहीं ले रहे हैं तो छोड़ देते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8%, यानी कि ये जो इसमें जो वेरिएबल हिस्सा है उस वेरिएबल हिस्से जो कि 60% है उसको भी 8% से इंक्रीज करना है। मार्केटिंग सेलिंग एंड अदर कॉस्ट में भी अगर कोई वेरिएबल हिस्सा है, यानी कि ये वाला, तो इसको भी आपने रेलेवेंट परसेंटेज से इंक्रीज करना है। यहां पर मैं चाहूंगा कि वीडियो को कर लें दूसरी बार पॉज। अभी तक जो भी पिछले 15-20 मिनट में डिस्कस किया उसको रिकैप करें। वीडियो दोबारा देखनी हो तो दोबारा देखें, सवाल दोबारा से पढ़ना हो तो पढ़ें। यहां तक अगर आपने काम कर लिया तो आगे बस मजदूरी है। यहां तक आपने जहन अपना चलाना शुरू कर लिया तो आगे मजदूरी है। आगे बेसिक प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड वाली मैथ्स है और कैलकुलेशन है। अब मैं ज़रा आपको आईकेप का आंसर भी दिखाता हूँ। आईकेप के आंसर में जो है वो कुछ इसी तरह से आंसर दिया गया है और आप भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप कंपनी का नाम डालेंगे। दो चीज़ें थी ना, इफ कंपोनेंट एक्स इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली, इफ कंपोनेंट एक्स इज परचेज फ्रॉम सप्लायर। नंबर ऑफ यूनिट्स हमने भी कैलकुलेट कर लिए और इसकी आईकेप ने वर्किंग नंबर 2 करी है। आईकेप ने जिस तरह से करी है ऐसे कर लो, जैसे मैंने करी है वैसे कर लो। आईकेप ने भी ठीक करी है, मैंने भी ठीक करी है। आईकेप ने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर कर ली है। अगर टाइम हो और कर सको और सवाल ज़्यादा मार्क्स का है तो डिटेल में ही करना। देखें यही 2 लाख आ रहा है, हमने ये वर्किंग कर ली है, हमने ये वर्किंग कर चुके हैं, हम कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं भाई वापस से, इफ कंपोनेंट एक्स इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली पर। सेल्स रेवेन्यू हमने भी 1352000 कैलकुलेट कर लिया। नहीं, हमारा डिफरेंट आ रहा था, देख लेते क्यों। एक मिनट, सॉरी, 4% से इंक्रीज हो रहा है। 1.04 से मल्टीप्लाई करना था, ये मेरी गलती है। तो 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेट सी बात है ये आंसर डिफरेंट आएगा। 1300000 इंटू 1.04, यानी कि 1352000। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद ये वेरिएबल कॉस्ट जो है और ये वाली जो कॉस्ट है इसकी वर्किंग कर कर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गई। सबसे पहले जो जो मार्केटिंग एंड अदर कॉस्ट जो वेरिएबल है इसको देख लेते हैं। देखिए 380 मिलियन का 20% हमने भी ले लिया था। सॉरी, वेरिएबल कितना था, 20%। ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। ठीक है। और 76 मिलियन जो है ये अब इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि आप 9% से इसको इन्फ्लेट करोगे। सो 76 मिलियन इंटू 1.09, ये 82.84 मिलियन आ रहा है। ठीक है। यानी कि सिंपली यहाँ पर एक और भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है मार्केटिंग की, वो भी माइनस होगी, मार्केटिंग एंड सेलिंग की, जो कि 82.84 मिलियन बनती है। अच्छा जी, अब इस वर्किंग पर आ जाते हैं जो कि वर्किंग नंबर 1 है। वर्किंग नंबर 1 पर आ जाते हैं। ये रही आपकी वर्किंग नंबर 1। एक्स, वाई, जेड और असेंबली सब कुछ मैं खुद करूंगा जैसे कि अभी कर रहा था इस साल। रॉ मटेरियल को देखिए 1.05 से 1.05 से 1.05 से मल्टीप्लाई कर कर नई रॉ मटेरियल की वैल्यू आई है। 1.05 इन्फ्लेशन का रेट था। 30, 49 और 70 को 1.05 से मल्टीप्लाई किया। 30, 49, 70 को 1.05 से मल्टीप्लाई किया। इसमें तो कोई मसले की बात नहीं है, रॉ मटेरियल का खर्चा इन्फ्लेशन की वजह से 5% से इंक्रीज हो रहा था। लेबर पर आ जाते हैं। लेबर के लिए सीधा सीधा सवाल में लिखा हुआ था कि 10% का इंक्रीज है। तो आप सारी वैल्यूज़ को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो 40 हो, 56 हो, 60 हो या 84 हो। 40 को मल्टीप्लाई किया, 56 को मल्टीप्लाई किया, 60 को मल्टीप्लाई किया, 84 को मल्टीप्लाई किया, टोटल ले लिया। यानी कि कुछ नहीं किया,
सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट को 5% से बढ़ाया है, लेबर की कॉस्ट को 10% से बढ़ाया है, जैसा कि लिखा हुआ था। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो थे वो टोटल का 60% थे। तो फॉर एग्जांपल लेट से एक्स के कितने, एक्स के 50 मिलियन है, 50 मिलियन का 60% वेरिएबल है, 50 मिलियन का 60% वेरिएबल है, और ये 8% से इस साल इंक्रीज हो रहा है। अगेन इन्फ्लेशन की बात लिखी हुई है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8% से इन्फ्लेट होंगे। इसी तरह से आपने वाई की वर्किंग करनी है, इसी तरह से जेड की वर्किंग करनी है, और इसी तरह से आपने असेंबली की वर्किंग करनी है, और ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, जिस तरह से मैंने जो फॉर्मेट बनाया था, मैं इस फॉर्मेट में एक्स, वाई, जेड तीनों की अलग अलग कॉस्ट और असेंबली की अलग कॉस्ट लिखता और सबको फिर ऐड कर लेता, और फिर एक साथ इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर कर कंट्रीब्यूशन पर आ जाता। आईकेएफ के एग्जामिनर ने इन तीनों को ऐड कर कर और एक ही सिंगल वैल्यू यानी कि डायरेक्टली ये वाली वैल्यू लिख दी। ये भी पॉसिबल है, ये भी ठीक है, ये भी एग्रीड है, ये भी कोई मसला नहीं है। तो ये दोनों आपके पास वैल्यूज आ गई आपके पास। अगर आप कंपोनेंट एक्स खुद बनाते हो तो कंट्रीब्यूशन 654310 की आती है। ठीक है, इस पार्ट में मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को मसला होना चाहिए। अगर वीडियो ठीक से देखोगे, सवाल को ठीक से पढ़ा हुआ होगा, तो इफ कंपोनेंट एक्स इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली वाले केस में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट नहीं है बस। इन्फ्लेट किया चीज़ों को, यूनिट वही है, सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा दी, लेबर की कॉस्ट बढ़ा दी, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट बढ़ा दी। दूसरी चीज़ ये है कि डिसीजन मेकिंग का सवाल है, फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट होती है, तो जो हमने वर्किंग करी है उसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं ली, हमने कंट्रीब्यूशन तक कैलकुलेशंस कर ली, जिसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी उसका टोटल प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ये ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 में थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहली बात क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में यूनिट्स चेंज है ना। तो सेल्स रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस जो हमने कैलकुलेट करी थी, इसको 4% से इंक्रीज किया इन्फ्लेशन की वजह से, और 1 मिलियन यूनिट्स नहीं लिए, 1.2 मिलियन यूनिट्स लिए। 1 मिलियन यूनिट्स नहीं लिए, 1.2 मिलियन यूनिट्स लिए, क्योंकि यहां पर 1 मिलियन यूनिट्स थे। अगर आप एक्स जो है वो खुद बनाते हो, लेकिन अगर एक्स मैं बाहर से खरीदता हूं तो 1.2 मिलियन यूनिट्स है। ये वर्किंग हमने करी भी है, ये वर्किंग मैंने आपको समझाई भी है। लेबर के जो आवर्स बचे उससे मैंने वाई जेड बनाया और असेंबली करी, तो 2 लाख यूनिट ज्यादा बने। उसके बाद कॉस्ट जो है वेरिएबल वाली, इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज क्या होगा, थोड़ा सा चेंज ये होगा कि अब मैं एक्स खरीद रहा हूं बाहर से, है ना। तो आते हैं हम थोड़ा सा इसकी वर्किंग देखते हैं। देखिए, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ A99 इफ कंपोनेंट एक्स इज परचेज्ड। अगर कंपोनेंट एक्स परचेज किया जाता है तो 1 मिलियन यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। सर 1 मिलियन क्यों, पिछले ऑप्शन में हमने 1 मिलियन की वर्किंग करी थी ना, हम उससे ही 1 मिलियन की कॉस्ट निकालते हैं। अगर हम एक्स खुद नहीं बनाते बल्कि खरीदते हैं, और फिर उसको 20% इंक्रीज कर देंगे, 2 लाख यूनिट्स की वजह से इंक्रीज कर देंगे। अब देखिए, ये 614850, 614850, ये वाला 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 614850, क्या है, ये 1 मिलियन A99 बनाने की कॉस्ट है, जिसमें एक्स की कॉस्ट भी शामिल है, वाई की कॉस्ट भी शामिल है, जेड की कॉस्ट भी शामिल है, और इनके असेंबली की कॉस्ट भी शामिल है। अब अगर मैं एक्स बाहर से बनाऊंगा तो ये खर्चा नहीं होगा, लेकिन वाई का, जेड का और असेंबली का खर्चा होगा। और अगर एक्स बाहर से खरीदूंगा तो ये खर्चा नहीं होगा, लेकिन एक्स को खरीदने का खर्चा तो होगा। एक्स को खरीदने का खर्चा होगा, यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें से इसको निकाल देते हैं, 107,900 को, एक्स को बनाने की कॉस्ट को निकाल देते हैं, और फिर नई वाली कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो करा क्या गया, 614850 लिया, ये क्या, कॉस्ट ऑफ E99 इफ एक्स इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्स। इसमें एक्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो शामिल है वो हटा दो, और एक्स को खरीदने की कॉस्ट जो है वो ऐड कर दो।
अब सवाल में ये लिखा हुआ था कि A99 का एक यूनिट जो है ना, उसको बनाने के लिए x के कितने यूनिट्स लगते हैं? 2। और ये 2 यूनिट कितने रुपए में मिलेंगे? ये 2 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। सवाल में लिखा हुआ था कि अगर आप बाहर से खरीदोगे तो आपको x का एक यूनिट 100 रुपए का मिलेगा। 100 रुपए वाले 2 यूनिट खरीदूंगा जो कि एक यूनिट A99 का बनाएंगे, और A99 के 1 मिलियन यूनिट्स बनाने के लिए ये खर्चा लगेगा। सर 1 मिलियन का खर्चा क्यों निकाल रहे हो? इसलिए क्योंकि देखो, 1 ही मिलियन की हमने x वाली कॉस्ट को माइनस किया, तो 1 ही मिलियन की x की परचेज की कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं, ताकि ये जो खर्चा है ये मुझे ये बताए कि अगर मैं 1 मिलियन यूनिट A99 के बनाता हूं लेकिन x मैं बाहर से खरीदता हूं और खुद नहीं बनाता, तो क्या खर्चा होगा। जब ये आ जाएगा ना, तो फिर हम इसको 1.2 मिलियन की तरफ ले जा सकते हैं आराम से। कैसे? अब आप यहीं पर चलें, इसकी वर्किंग कर लें। ये अगर 1 मिलियन यूनिट्स की कॉस्ट है जिसमें एक्स आपने बाहर से खरीदा है, तो इसको 706,950 को 1 मिलियन से अगर डिवाइड करूं, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई 0.70695, और फिर इसको 1.2 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 848340 बनता है, यानी कि यही वाली वैल्यू बनेगी। ठीक है जी, अब ये भी समझ गए हम, ये भी समझ गए हम। अच्छा, ये वैल्यू कैसे आई? देखिए, 82840 वेरिएबल कॉस्ट थी 1 मिलियन यूनिट्स की। 1 मिलियन से डिवाइड करें, 1.2 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी आप 20% या तो इंक्रीज कर दें, नई वाली वेरिएबल कॉस्ट है, और नई कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लें। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सवाल को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा कर सकता है कि वो ये पूरी वैल्यू ना उठाए, वो y की वैल्यू ले, वो z की वैल्यू ले, वो असेंबली की वैल्यू ले। यानी कि वो क्या करे, कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता है कि मैं जो है ना, इसको पिक करता हूँ, 1, 2, 3, और x को खरीदने की कॉस्ट उसमें ऐड कर लेता हूँ। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो खर्चे कैलकुलेट हुए थे, ये पर यूनिट नहीं थे, ये 1 मिलियन यूनिट्स के थे। तो अगर आप y, z और A99 की कॉस्ट को ऐड करते हैं, ये कॉस्ट 1 मिलियन यूनिट्स की आएगी। आप इसको ऐड कर 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे, 1.2 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें आप x का 1.2 मिलियन यूनिट्स का खर्चा ऐड कर दें। एक से ज़्यादा तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, और सारे सही हैं। ठीक है जी, इस पर ज़रा जहन अपना सोचिएगा कि मैंने क्या चीज़ बोली। अब कंट्रीब्यूशन कौन से केस में ज़्यादा है? 674652 ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं x बाहर से खरीदता हूँ, तो लिखा हुआ है सिंस द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन द केस ऑफ द परचेज ऑफ कंपोनेंट x इज हायर, CL शुड परचेज इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। एक्सटर्नल सप्लायर से परचेज करना बेहतर है। सेकेंड जो थियोरेटिकल पार्ट था, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स डिस्कस करने थे। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या थे? क्वालिटी कंट्रोल। Can the supplier maintain the specific quality standards required for component X? Any defect could ruin the final product A99 and impact on the reputation of the company. क्या क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होगा या नहीं? अगर वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ना बनाकर दे रहे हो तो हमारे A99 में भी मसला आएगा। सप्लाई चेन reliability. Outsourcing may have risks such as delivery delays that could halt ACL's CL's production. यानी कि अगर चीज़ें लेट मिलेंगी तो भी मसला क्रिएट होगा। Loss of core competency. By stopping internal production of XCEL may lose technical expertise and become overly dependent on the supplier, giving the supplier power to increase the prices in the future. यानी कि जब हम इसकी प्रोडक्शन बंद कर लेंगे तो अब हम सप्लायर्स पे ही डिपेंड कर रहे होंगे, और सप्लायर हो सकता है कि शुरू में प्राइसेस कम रखे और बाद में वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, जिसकी वजह से हमें मुश्किल हो जाए। सो अगेन ये एक डिसीजन मेकिंग का सवाल था। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ना सिर्फ एक बार बल्कि 2 से 3 बार देखें, इस सवाल की रीडिंग करें, कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, और फिर जब बिल्कुल पक्का आपको समझ में आ जाए तो देखें बगैर सॉल्व करने की भी ज़रूर कोशिश करें। आई नो टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आपने तो प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।